हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में। तो आज के वीडियो हम देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको देखो हम आवेश के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या रहेगा वैद्युत क्षेत्र? कोई भी आवेश है, जैसे मान लेते हैं हम कि भाई हमारे पास एक आवेश है Q, ठीक है। तो इस आवेश के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें हम इस आवेश के नज़दीक किसी दूसरे आवेश को ला रहे हैं। किसी आवेश को ला रहे हैं, या तो वो इसकी तरफ आकर्षित होता है या फिर क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। तो अब ये ऐसे नहीं कि एक साइड में ही होता है, ये आवेश के चारों तरफ ही होता है, मतलब इस चारों ओर हम किधर भी ले जाएं तो क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो इसकी तरफ आकर्षित होगा, मतलब इसकी तरफ आएगा, या इससे प्रतिकर्षित होगा, मतलब इससे दूर जाएगा, ठीक है। ये देखो बिल्कुल तुम जैसे मान लो दो चुंबकों को एक दूसरे के नज़दीक लाओ, तुम दो चुंबकों को एक दूसरे के नज़दीक लाओगे तो तुम देखोगे या तो वो उसकी चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। लेकिन वो ऐसा नहीं कि जैसे हम एक यहाँ रख दें और एक इतनी दूरी पर रख दें, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, जब चुंबक के नज़दीक रखेंगे, कुछ एक दूरी तक रखेंगे, तभी ऐसा होगा। ये चुंबक दूसरा उसकी तरफ आकर्षित होगा पहले वाले की, या उससे दूर प्रतिकर्षित होगा। कब? जब हम एक चुंबक के क्षेत्र में किसी दूसरे वाले चुंबक को रख रहे होंगे, और ये एक साइड में होना होगा, कैसे होगा, बिल्कुल चारों ओर ही होगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से है आवेश के लिए। क्या? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश या तो इसकी तरफ आकर्षित होगा या फिर क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे इस आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अच्छा, अब आवेश आकर्षित कब करेगा, प्रतिकर्षित कब करेगा, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए देखो क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास प्लस आवेश है तुम्हारे पास क्या है, प्लस आवेश है। अब अगर हम इस प्लस आवेश के समीप प्लस आवेश को ला रहे हैं, मतलब एक जैसे आवेश है, ठीक है। अच्छा, एक माइनस का आवेश है और एक फिर से दूसरा भी माइनस का आवेश है। अच्छा, एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है, ऐसा हो सकता है। और एक माइनस का हो सकता है और एक क्या हो सकता है, प्लस। इसमें देखो पहली कंडीशन क्या है कि हम प्लस का हमारे पास आवेश है और इस प्लस के आवेश के सभी प्लस ही आवेश को ला रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, जब भी देखो ध्यान रखना है, अगर आवेश एक ही जैसे हैं, एक ही प्रकृति के हैं, अगर दोनों आवेश एक ही प्रकृति के हैं तो वे हमेशा एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, ठीक है। ध्यान रखना है, क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे को धक्का लगा रहे होते हैं दूर जाने के लिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ से प्रतिकर्षित से हम कह सकते हैं कि वो उनके बीच अगर हम बल की बात करेंगे तो कौन सा बल रहेगा, वो प्रतिकर्षण बल, ठीक है। ध्यान रखना है, ये कौन सी कंडीशन में होगा, जब आवेश एक ही प्रकृति के, मतलब एक जैसे हैं, प्लस 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 के समीप प्लस को ला रहे हैं या फिर माइनस के समीप क्या है, माइनस को ला रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, अगर ऐसा है कि एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का है, या फिर एक माइनस का आवेश और एक प्लस का है, मतलब प्लस आवेश के नज़दीक हम माइनस आवेश को ला रहे हैं या फिर माइनस आवेश के नज़दीक क्या है, प्लस आवेश को ला रहे हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को करते हैं आकर्षित। अगर आवेशों की प्रकृति एक दूसरे के विपरीत है, मतलब एक प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश है, तो वो हमेशा एक दूसरे को करेंगे आकर्षित। और इस स्थिति में इन दोनों ऐसी स्थिति में आवेशों को भी जो बल लगेगा उसे हम कहेंगे आकर्षण बल। क्या कहेंगे, आकर्षण बल, ठीक है। ये हो जाएगा। प्रतिकर्षण कब है, जब आवेश एक ही प्रकृति के हैं, और आकर्षण कब है, जब आवेश एक जैसे नाम पर अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल, ठीक है। इतना देखो हमें समझ में आया था कि जैसे आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र था जिसमें कोई दूसरे आवेश को लाने पर या तो वो इसकी तरफ आकर्षित हो रहे थे या फिर प्रतिकर्षित हो रहे थे। अच्छा, आकर्षण की कंडीशन क्या है और प्रतिकर्षण की कंडीशन क्या है, वो हमने यहाँ देखा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ निकल के आ रही है, बात ये कि अगर हम प्लस आवेश से प्लस को ला रहे हैं, माइनस आवेश से माइनस को ला रहे हैं, तो ये एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, बल। अच्छा, कौन सा बल लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण का। अगर प्लस के समीप माइनस को ला रहे हैं और माइनस के समीप प्लस को ला रहे हैं, तो इसका मतलब फिर से एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, लेकिन अब बल की प्रकृति कैसी है, आकर्षण वाली, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये होता है कि अगर हम एक आवेश के क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को ला रहे हैं तो उन पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया। तो देखो एक वैज्ञानिक हुए कूलाम, क्या वैज्ञानिक हुए, कूलाम। उन्होंने गणना करने पर बताया था
कि भाई एक आवेश के समीप हम किसी दूसरे आवेश को लाएंगे तो उनके बीच वास्तव में कितना बल लगेगा, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र की स्थापना की, या एक तरह के उसके लिए एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। तो आइए इसी नियम को आप समझते हैं। तो देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है, हमेशा ध्यान रखना है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि कूलाम का नियम तुम्हें किस बारे में बताता है, तो तुम्हें बताना है कि जो कूलाम का नियम है वह दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के बारे में बताएगा। वो बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें देखो ध्यान रखना है हमेशा कि कूलाम का नियम क्या करेगा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताएगा। तो कूलाम ने जो नियम दिया उसके हिसाब से क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का वैद्युत बल, इसे क्या लिख सकते हैं, वैद्युत बल, उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती या फिर क्या समानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो क्या कहा कूलाम ने कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का वैद्युत बल है F, वह उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो देखो इसको समझने के लिए और क्या करते हैं हम, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो आवेश हैं, एक Q है और एक क्या है, Q नॉट है। ये दोनों ही वायु में एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। क्या है, एक आवेश Q है और दूसरा क्या है, Q नॉट है। दोनों ही आवेश एक दूसरे से वायु में कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। यदि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल क्या है, कैपिटल F है, तब कूलाम के नियम से, तो देखो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, क्या था कि जो बल है वह दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के कैसा है, अनुक्रमानुपाती। तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q नॉट, मतलब Q और Q नॉट का गुणनफल है, इन दोनों की मात्राओं का गुणनफल के क्या था, हो गया अनुक्रमानुपाती हो गया वैद्युत बल, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग की, अच्छा दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल r है, तो जो बल है इनके बीच की दूरी के वर्ग कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो कूलाम के नियम ने क्या, दो समीकरण दिए, एक तो क्या भाई F अनुक्रमानुपाती Q नॉट, और दूसरा समीकरण क्या दिया, F अनुक्रमानुपाती 1/r²। दोनों समीकरणों को मिला लेते हैं, दोनों समीकरणों में अगर हम देखेंगे तो क्या है कि जो बल है, दोनों समीकरणों से जो बल है आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती है। दोनों समीकरणों को मिलाने पर हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती Q नॉट बट्टे में r², ठीक है, ये हो जाएगा। दोनों समीकरणों ने क्या बनाया, F अनुक्रमानुपाती Q नॉट बट्टे r², ये हो गया कूलाम के नियम से। अच्छा, अब अगर इससे हमें अगर मान निकालना है बल का, तो उसके लिए हमारे जो सूत्र होते हैं वो बराबर के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अनुक्रमानुपाती का है। अब अनुक्रमानुपात क्या है, तो जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो उसकी जगह लाते हैं कोई नियतांक, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा, देखो तुम्हारा ये F इजिकल टू स्मॉल Q नॉट बट्टे में r², तो ये हो जाएगा तुम्हारा बल का सूत्र। तो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या बन गया, F बराबर Q नॉट बट्टे r² न्यूटन, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 3। अच्छा, प्रयोगों द्वारा ये जो अनुक्रमानुपाती का नियतांक है उसका कुछ ना कुछ मान आता है। तो यहाँ अगर हम बात करें प्रयोगों द्वारा स्मॉल k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना है क्या मान आता है, प्रयोगों द्वारा स्मॉल k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। अतः अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम देखो कैसे लिख लेंगे, यानी कि जो तुम्हारा समीकरण आता है बराबर Q नॉट बट्टे r², मान न्यूटन हो जाता है। इसमें जो K का मान है प्रयोगों द्वारा कितना प्राप्त आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है। तो इस समीकरण को क्या लिख लेंगे, मतलब ये हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो स्मॉल k का मान है, ठीक है, और Q नॉट बट्टे में r², बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन,
ठीक है, इसको ऐसे हो जाएगा तुम्हारा, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 4। अच्छा, इसमें देखो ये जो 1/4πε0 है, इसका अपने में मान होता है, वो तुम्हें याद रखना है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। 1/4πε0 इसका मान ध्यान रखना है, ये होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जब भी हम सवालों को हल करेंगे तो इसका ये वाला मान ही लिखेंगे। यहाँ क्या लिख सकते हैं, वैसे अगर हमें लिखना हो तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ Q0 बट्टे में r²। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बल का मान। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसमें ये जो पद आया हुआ है F0 इसका अपने में आप में मान होता है, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी का 1/4πε0 का मान ये हो ही गया क्या, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे कूलाम स्क्वायर। F0 इसको देखो याद रखना है, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, F0 का मान, ठीक है, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, और मात्रक भी याद रखना होगा। मान जब भी अगर आपसे किसी भी राशि का पूछा जाए तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, जब भी उसका मान बताओ तो मात्रक जरूर बताना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि किसी भी राशि का मान तभी सत्य रहेगा जब उसके साथ आंशिक मान हो और क्या हो, मात्रक। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा ये F0 है, इसका मान कितना आ गया, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ हमें इसकी पता होनी चाहिए विमा। ठीक है, तो F0 का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो इसको एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें विमाएँ निकालनी कैसे होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बाकी का तुम आसानी से सीख जाओगे। जैसा मैंने आपको बताया हुआ है यह इसका, अच्छा इसका मात्रक क्या है, मात्रक के हिसाब से विमाएँ देख लेंगे। मात्रक है कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर हम इनकी विमा लिख देंगे तो अपने आप इसकी विमा आ जाएगी। ठीक है, कूलाम की विमा क्या होती है, मतलब आवेश की विमा होती है TA। आवेश की विमा क्या हो जाएगी आपकी TA। अच्छा, इसका क्या हो रहा है, वर्ग बट्टे न्यूटन। बल की विमा क्या होती है, mL/T⁻⁻2 और मीटर स्क्वायर की विमा हो जाएगी L/2। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम देखें इसको तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये हो जाएगा T/2 और A/2। ठीक है, बट्टे इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, L और L/2 गुणा में है तो यहाँ पर हो जाएगी L/3। ठीक है, और ये T/घात कितनी है, -2। अच्छा, अभिमाएँ जो होती हैं अनुपात एक रूप में लिखी नहीं जाती हैं। ठीक है, तो इनको क्या ले जाएंगे हम ऊपर, तो यहाँ क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये इसको देखोगे तो m है, यहाँ घात कितनी, कुछ नहीं लिखा है तो मतलब 1 मानते हैं, तो ये ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, -1। L है, ये घातें ऊपर जाएंगी तो L/3 T/-2 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, T/2 और ऊपर आएंगे तो, और ये T/2 ऊपर ऑलरेडी है तो T/घात कितने हो जाएंगे तुम्हारे 4 और A/घात कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ हमने देखा F0 का विमीय सूत्र कितना आ गया, m/-1 L/-3 T/4 A/2। ये F0 का विमीय सूत्र भी हो गया। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम देखें पूरी तरीके से, अगर मैं तुम्हें ये मान भी लिखना है तो हमने देखा कि दो आवेश के बीच जब वायु है तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, F=1/4πε0 Q0 बट्टे r²। और ये जो पद था इसका मान यहाँ लिख दिया, और इसमें ये जो आया था पद F0 उसका भी मान यहाँ हो गया। ठीक है, अच्छा अगर ऐसी कंडीशन है, यदि आवेशों के बीच कोई माध्यम स्थित है, मतलब वायु के अलावा मान लो कोई द्रव भरा हुआ है, कोई कागज का टुकड़ा है, कोई मतलब ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं, पराविद्युत पदार्थ कोई भरा हुआ है। ठीक है, तो उस कंडीशन के लिए क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ ध्यान रखें, यदि एक शर्त हो सकती है एक तरह से, यदि आवेशों के बीच कैपिटल के परावैद्युतांक का कोई माध्यम है
तब देखो इसको समझने के लिए ऐसा करना, दो चुंबक लेना, ठीक है। पहले उनको डायरेक्टली चिपका के देखना, उसके बाद उनके बीच अपने हाथ को लगाना या कागज़ का टुकड़ा लगाना। तुम देखोगे जब बिल्कुल वो वायु में होंगी तो वो एकदम तेज़ी से आकर्षित करेंगे, और उनके बीच कोई कागज़ का टुकड़ा या कुछ और चीज़ रखोगे तो उनके बीच जो बल है, बल का मान क्या है, कम हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। सेम बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पर भी है, जब आवेश वायु में है तो उनके बीच कुछ बल रहेगा, और अगर उनके बीच हम वायु के स्थान पर कुछ और चीज़ रख रहे हैं तो उस स्थिति में बल का मान क्या परिवर्तित हो जाएगा। वो किस प्रकार परिवर्तित होगा, आइए देखो हम समझते हैं। तो यहाँ क्या है, अच्छा इसमें देखो ध्यान रखना है, यहाँ ये जो स्मॉल के है एक अनुक्रमणिपाती नियतांक के तौर पर है, ठीक है। और स्मॉल के क्या है, एक अनुक्रमणिपाती नियतांक है, और प्रयोगों द्वारा के कौन कितना है, ये ठीक है, ध्यान रखना है। और आवेशों के भी यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो ये कैपिटल के है, बड़ी के, ठीक है। इसे हम कहते हैं परावर्तितांक, माध्यम का परावर्तितांक, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यदि आवेशों की इस कैपिटल के परावर्तितांक का कोई माध्यम है तब उनके भी जो बल है वो हो जाएगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो माध्यम क्या आया तुम्हारा, जो परावर्तितांक का माध्यम वो बट्टे में आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन के साथ में आएगा, ध्यान रखना है, Q0 बट्टे R स्क्वायर न्यूटन। तो यहाँ हमने देखा कि यदि हम आवेशों के बीच कोई परावर्तित पदार्थ रख दे रहे हैं तो उस स्थिति में जो बल का सूत्र है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की Q0 बट्टे R स्क्वायर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 5। अच्छा अगर हम ऐसा करें समीकरण नंबर, इसको बल हम थोड़ा ऐसे मान लेते हैं, मान लो M मान लो इसके नीचे, ठीक है। जब हमने कोई पदार्थ रखा हुआ है, F ये है, और ये आवेशों के पदार्थ होने पर मान क्या हो रहा है, FM हो रहा है। अच्छा यहाँ अगर मैं ऐसा करूँ कि समीकरण नंबर ये जो 4 है उसमें हम समीकरण नंबर 5 से भाग कर रहे हैं, समीकरण नंबर 4 में क्या करना है, समीकरण नंबर 5 से भाग कर रहे हैं, तो देखो बाकी की सारी चीज़ें कट जाएंगी, तो ये बनेगा क्या, F बट्टे एफ एम इजिकल टू जाए कैपिटल के, ठीक, क्या बनेगा, F बट्टे FM, यानी इसमें इसका भाग लगेगा, बाकी चीज़ें कट जाएंगी तो के का कौन जाएगा तुम्हारा ऊपर, ये हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। या फिर इसको देखो ये समझो, यहाँ अगर हम देखें FM इजिकल टू होगा F बट्टे के। इसका मतलब देखो क्या है, ये जो माध्यम का परावर्तितांक है, ध्यान रखना है, परावर्तित पदार्थों के लिए हमेशा 1 से बड़ा होता है। अच्छा बड़ा होता है, तो यहाँ अगर हम देखें तो अब के का मान 1 से बड़ा रहेगा परावर्तित पदार्थों के लिए, तो उनके भी जब हम कोई परावर्तित पदार्थ रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा उनके जो बल है, वैद्युत बल, उसका मान क्या होगा, हमेशा कम होगा इस सूत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए और आगे देखते हैं। अभी देखो जैसे हमने आवेशों के बीच परावर्तित पदार्थ के रखने पर उनके बीच जो बल का सूत्र क्या था, FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन की Q0 बट्टे R स्क्वायर। अब इसमें देखो ध्यान रखना है, इसमें ये पद आया हुआ ना एप्सिलॉन के, इसको जैसे एप्सिलॉन को पता है तुम्हें, इसको कहते हैं हवाई अनुनाद की वैद्युशीलता, मतलब एक तरह से हवाई अनुनाद की वैद्युशीलता। अच्छा ये के क्या है, माध्यम का परावर्तितांक। तो इसमें ये जो पद बनता है ना सूत्र में, इस सूत्र में पद एप्सिलॉन के, ये जो आ रहा है ना एप्सिलॉन के, इसको पद एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन, खाली क्या रहेगा ये, एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। ये जो पद है एप्सिलॉन के, इसको हम कहते हैं माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन, ठीक है। अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ कर सकते हैं हम एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन के लिख लो, या फिर इसको लिख दो एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन, ठीक है। तो माध्यम की जो वैद्युशीलता है, माध्यम के परावर्तितांक गुणांक के माध्यम की वैद्युत हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, यानी कि एप्सिलॉन है, इसको हम कहते हैं हवाई निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। अभी जैसे इसमें हमने देखा था, जहाँ भी ध्यान रखना है, एप्सिलॉन को क्या कहेंगे हम, एप्सिलॉन को हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं,
ठीक है। अभी इसका मान तो मैं बताया था मैंने कि एप्सिलॉन कौन कितना होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बट्टे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या रही हवाई अनुवाद की वेतुशीलता, और एप्सिलॉन को कहेंगे अगर हम खाली एप्सिलॉन है इसको कहेंगे माध्यम की वेतुशीलता, जो हमने ये सूत्र से देखा था। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमें एक मतलब परिभाषा देखने को मिलती है। अगर हम कहें तुमसे पूछता है कि माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, तो देखो अगर हेडिंग बनाए हम माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है। माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल के से लिखते हैं। ठीक है। और कैपिटल के का मान अगर तुम्हें सूत्र के हिसाब से देखो, अगर तुम्हें के का मान निकालना है तो क्या होगा, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन के बट्टे में आ जाएगा, तो के बराबर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मतलब क्या है, माध्यम का परावर्तन क्या बनता है, माध्यम की वैद्युशीलता तथा हवाई निर्वात की वैद्युशीलता का क्या हो रहा है, अनुपात को हम कहते हैं माध्यम का परावर्तनांक। क्या, माध्यम की वैद्युशीलता एप्सिलॉन तथा हवा या निर्वात की वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। इसे के से प्रस्तुत करते हैं तो उस हिसाब से के बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ध्यान रखना है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मान होगा, क्यों, क्योंकि ये एक जैसी राशियों का अनुपात है, ये भी वैद्युशीलता है, ये भी वैद्युशीलता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो ध्यान रखनी है के लिए। ठीक है, हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए जो के का मान है के बराबर रहता है 1, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अगर हम बात करें धातुओं के लिए, कोई भी धातु है, धातुओं के लिए जो माध्यम का परावर्तनांक है के, ये रहेगा अनंत। धातुओं के लिए के मान कितना रहेगा, अनंत। ठीक है। परावैद्युत पदार्थों के लिए, परावैद्युत पदार्थों के लिए ठीक है, ध्यान रखना है, परावैद्युत पदार्थों के लिए के का मान जो होगा हमेशा 1 से बड़ा होगा। परावैद्युत पदार्थ या अचालक पदार्थ, जैसे परावैद्युत पदार्थों की अगर हम बात करें तो जैसे मैं इसकी अगर मैं तुम्हें बताऊं, परावैद्युत पदार्थों की जैसे होता है लकड़ी, कागज, अभ्रक आदि, एक तरह से ये क्या है, अचालक पदार्थ ही होते हैं। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ। और इसके लिए ध्यान रखना है के का मान हमेशा 1 से बड़ा, 2, 3, 5, 6, 9, 10 ऐसे करके हो सकता है। ठीक है, बट 1 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। हवाई अनुपात के लिए के का मान 1, धातुओं के लिए हमेशा ध्यान रखना अनंत रहेगा। कोई भी धातु, लोहा, सोना, चांदी, जो भी है सबके लिए के का मान अनंत रहने वाला है। और परावैद्युत पदार्थों के लिए, मतलब अचालक पदार्थों के लिए के का मान क्या रहेगा, हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो आपको बताया वो समझ में आया होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी समझ में सही से आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको कुछ और पूछना है, कहीं से कोई टॉपिक्स को जानना है तो बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।